अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हीट की एक नई टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इससे पहले के जो लेक्चर्स स्टडी किए, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने जो डिस्कशन की वो स्पेसिफिक हीट यानी हीट कैपेसिटी से रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज़ थी। जैसे स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, यानी हीट कैपेसिटी से रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज़। स्पेसिफिक हीट वगैरह में हम टेम्परेचर चेंज की डिस्कशन कर रहे होते हैं। बड़ी अहम बात, हम जब हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे होते हैं तो स्पेसिफिक हीट में डियर स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर चेंज को डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए क्या क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, जिसके लिए हम स्पेसिफिक हीट के नाम से हीट कैपेसिटी की टर्म स्टडी करते हैं। हर सब्सटेंस की एक अपनी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट यानी सी वैल्यू होती है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट को हम सी से, स्मॉल सी से नोटेट करते हैं। तो हर मटेरियल की, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसकी एक सी यानी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वैल्यू होती है। और उस कांस्टेंट वैल्यू की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को जिस क्वांटिटी में लें, यानी जितने मास में लें, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस चाहते हों उसके लिए क्या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला बनाते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। ये हमने फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट के अंदर डेल्टा क्यू, ये आ गया स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट सी एम डेल्टा टी। इसकी मदद से कितने मास का सब्सटेंस और क्या टेम्परेचर डिफरेंस लाना है उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है वो इसकी मदद से आप अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करते हैं। ये अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला, और इसमें ये स्मॉल सी जो आप देख रहे हो बेटा, इसे हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस, जब हम टेम्परेचर डिफरेंस स्टडी कर रहे हो तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम स्पेसिफिक हीट के टॉपिक को पढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का ताल्लुक टेम्परेचर डिफरेंस से नहीं होता, यानी जब हम लैटेंट हीट पढ़ते हैं तो लैटेंट हीट के वक्त टेम्परेचर डिफरेंस स्टडी नहीं होता। एक्चुअली हम जिस टेम्परेचर पर होते हैं वहाँ से बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं आ सकता। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे बॉडी अपने टेम्परेचर डिफरेंस नहीं बना सकते? वो है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। है ना काम की बात कि वो टेम्परेचर जिसके बाद बॉडी अपना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं ला सकती, वो क्या टेम्परेचर होता है? उसको हम किसी भी सब्सटेंस की मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए तो फिर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा चेंज थोड़ी ना हो सकता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब पानी से यानी लिक्विड से, वाटर जो है अब वो लिक्विड से वेपर्स में जाएगी, गैसेस फॉर्म में जाएगी, यानी स्टेट चेंज होगा। तो एक्चुअली स्टूडेंट आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हीट की एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको लैटेंट हीट का नाम दिया गया है। और लैटेंट हीट स्टेट चेंज के लिए पढ़ी जाती है। लैटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है या वो क्वांटिटी ऑफ हीट है जिसकी रिक्वायरमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज के लिए होती है। तो लैटेंट में ये जो आप वर्ड देख रहे हो बेटा लैटेंट, इसकी मीनिंग्स होती हैं हिडन। यानी आप ये जो लैटेंट हीट देख रहे हो इसमें ये जो वर्ड लैटिन आप देख रहे हो, दिस वन लैटिन, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का। इसकी मीनिंग होती है हिडन। हिडन, व्हाट आई मीन टू से हिडन, हिडन का मतलब हम ये हीट जब किसी बॉडी को देंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसलिए हिडन कह रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो समझ आता है ना कि हीट दे रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट दे रहे हैं टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वहाँ क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? लैटेंट हीट, हिडन हीट। यानी ये बॉडी के या किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करती है। लेकिन ये हीट कब दी जाएगी? ये हीट उस वक्त दी जाएगी जब कोई सब्सटेंस अपने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पर हो। अगर कोई सब्सटेंस अपने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं है, लैटेंट हीट आप दे ही नहीं सकते उसको। क्या देंगे? स्पेसिफिक हीट देंगे उस वक्त। पहले उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे। जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लैटेंट हीट थोड़ी ना देंगे आप। 30 डिग्री सेंटीग्रेड हीट जब देंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा हो तो हीट की टर्म क्या है? स्पेसिफिक है।
और टेम्परेचर राइज होते होते कहाँ तक पहुँच जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने के बाद यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका, अब मजीद हीट दिए जा रहे हैं। अब टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, तो इस हीट को स्पेसिफिक हीट थोड़ी ना कहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे, वो हीट जो बॉइलिंग पॉइंट पर पानी को वेपर्स में कन्वर्ट कर रही है, उस हीट को क्या नाम देंगे, हम लैटेंट हीट का नाम देंगे। तो लैटेंट हीट दो तरह की पढ़ी जाएगी आज की क्लास में। पहले तो आपको लैटेंट हीट बताई गई कि स्टेट जब चेंज डिस्कस हो, यानी वो हीट जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर रही हो। स्टेट चेंज का मतलब, मैटर के स्टेट चेंज का मतलब क्या होता है, मैटर के स्टेट चेंज का मतलब जैसे सॉलिड से किस में कन्वर्जन हो रही हो, लिक्विड में, या लिक्विड से किस में कन्वर्जन हो रही है, गैस में या वेपर्स में। तो इसको हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। और ये चेंज ऑफ स्टेट मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे बनता है। तो इस वक्त जो आप हीट दे रहे होते हो उसे हम लैटेंट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम डेफिनेशन लैटेंट हीट की, द क्वांटिटी ऑफ हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड the quantity of heat which is required to change the state of substance, to change the state of substance at their melting, at their melting or boiling point without any change in its temperature, without any change in its temperature. It's called, इसे हम लैटेंट हीट का नाम देते हैं। और अगर टेम्परेचर चेंज हो तो स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। टेम्परेचर चेंज अगर हीट से ला रहे हों तो स्पेसिफिक हीट होगी, और स्टेट चेंज स्टडी हो रही हो तो हम क्या कहेंगे, लैटेंट हीट कहेंगे। तो लैटेंट हीट को हम बाय फॉर्मूला लैटेंट हीट को इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा क्यू, ये क्वांटिटी ऑफ हीट हो गई, डेल्टा क्यू मास टाइम्स मल्टीप्लाई बाय लैटेंट हीट कांस्टेंट। ये लैटेंट हीट की अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आप जो कैपिटल एल देख रहे हो कांस्टेंट, ये लैटेंट हीट है, दिस वन। ये हर सब्सटेंस की अपनी अपनी फिक्स्ड होती है। जैसे 1 किलोग्राम कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करने के लिए क्या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कर रही है, वो फिक्स उसकी क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट उसकी लैटेंट हीट हो जाएगी। जैसे कोई भी लिक्विड है 1 kg, जैसे अल्कोहल है 1 kg, और 1 kg इथाइल अल्कोहल 500 जूल हीट से कंप्लीटली वेपराइज हो जा रहा है। तो इथाइल अल्कोहल की लैटेंट हीट क्या हो गई, 500 जूल पर kg हो गई। अब अगर आपने 5 kg लिया हुआ है अल्कोहल, उसको कितनी हीट देनी होगी, क्योंकि कांस्टेंट तो उसका 500 है, और 5 kg लिया हुआ तो 5 मल्टीप्लाई हुआ 500, 2500 जूल्स हीट देंगे आप उसको। तो ये अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला जो लैटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस, हर सब्सटेंस की एक अपनी लैटेंट हीट फिक्स्ड होती है, उसकी मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट जो इसकी बनेगी बेटा लैटेंट हीट की, जूल्स पर kg बनेगी। हीट के लिए जूल हो जाएगा और मास के लिए kg। तो लैटेंट हीट का जो कांस्टेंट बनेगा बेटा, लैटेंट हीट की जो यूनिट बनेगी जूल्स पर kg, वो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ लैटेंट हीट, ऐसा यूनिट ऑफ लैटेंट हीट इज जूल्स पर kg। ओके, अब दो तरह की लैटेंट हीट पढ़ ली जाए, क्योंकि एक मेल्टिंग पॉइंट का स्टेट होता है और एक बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक चेंज ऑफ स्टेट है सॉलिड से लिक्विड और चेंज ऑफ स्टेट है लिक्विड से गैस। तो हम दो लैटेंट हीट स्टडी करेंगे। एक लैटेंट हीट पढ़ेंगे फ्यूजन, लैटेंट
हीट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते थे इसको, हीट ऑफ फ्यूजन HF से दिखाते हैं इसको। और एक पढ़ेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिल्कुल समझ में आ रही होगी बात, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। जैसे आपके पास एक बर्तन में कुछ क्वांटिटी में आइस क्यूब्स हैं, जैसे 1 kg आइस क्यूब्स आपने ले ली, ये आइस क्यूब्स हैं, ये आइस क्यूब्स हो गई। और थर्मोमीटर्स में आप देख रहे हैं कि भाई जो टेम्परेचर रीडिंग आ रही है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ रही है। इसका मतलब ये आइस क्यूब्स अपने मेल्टिंग पॉइंट पर हैं और आप कहीं से सोर्स ऑफ हीट अरेंज करके आप यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस को आप हीट दे रहे हैं तो ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघलेगी, और तमाम की तमाम आइस क्यूब्स मेल्ट होकर सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन के वक्त जो हीट आप किसी सब्सटेंस को दे रहे होते हैं वो क्या कहलाती है, लैटेंट हीट। और उसका क्वेश्चन जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट, HF कहते हैं। क्या होगी डेफिनेशन, कि किसी भी सब्सटेंस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हीट दी जाए तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज होगा। तो स्टेट चेंज जब हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। और स्टेट क्या चेंज हो रहा है, सॉलिड से, आइस क्यूब सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड स्टेट में। तो इसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे। क्या होगी डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट which is required to change the state of substance, to change the state of substance from solid into liquid at their melting point, without any change in its temperature, is called latent heat of fusion। और latent of fusion कांस्टेंट को हम HF से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय HF। अमाउंट ऑफ हीट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, लैटेंट हीट की मदद से। अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेल्टा Q, जितनी क्वांटिटी में सब्सटेंस होगा उसे उसकी हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। तो हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट किसी भी सब्सटेंस का कैसे कैलकुलेट होता है, सेपरेट कर लें तो पता चल जाएगा, डेल्टा Q क्वांटिटी ऑफ हीट डिवाइडेड बाय मास। 1 kg मास लेंगे, उसको हम इतनी हीट दें कि वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, यानी मेल्ट हो जाए पूरा का पूरा। तो जो भी हीट दी आपने 1 kg सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, उसकी क्या हो गई, हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट हो गया। अब जितनी भी क्वांटिटी पता चल गया भाई, हीट ऑफ फ्यूजन फला सब्सटेंस का इतना है। जैसे अगर हम बात करें आइस की, फॉर 1 kg आइस, अगर 1 kg आइस लेंगे उसकी HF वैल्यू, यानी 1 kg आइस की जो हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट है वो 3.36 एक्सपोनेंशियल 5
जूल्स पर केजी है। ये कांस्टेंट HF वैल्यू है आइस की। हर सॉलिड की अपनी अपनी होती है, आइस की जैसे है। तो अब अगर आप 1 kg आइस की हीट ऑफ फ्यूजन कांस्टेंट जानते हैं, यहाँ से कैलकुलेट अगर कर लिया आपने, अब अगर आपके पास 10 kg है तो 10 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू कर लें तो अमाउंट ऑफ हीट निकाल लेंगे आपकी, कितनी हीट आपने उस सब्सटेंस को दी है मेल्ट होने के लिए। तो बात किसकी की जा रही है? चेंज ऑफ, अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर है, जैसे आइस का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, जैसे आप फ्रीजर से आइस निकाल रहे हो और टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का, तो यहाँ थोड़ी ना मेल्ट होगी है। आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाकर -20 से कहाँ तक लाना होगा? 0 डिग्री सेंट, तो -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट देंगे वो होगी स्पेसिफिक हीट। टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट दी जाएगी उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया मेल्टिंग पॉइंट। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट पे जब आप हीट देंगे तो ये टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ाएगा, अब सबका सब क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट। और टेम्परेचर चेंज के वक्त पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक स्टेट चेंज के वक्त क्या पढ़ रहे हैं? लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट अगर स्टेट सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ क्या कहलाएगी? फ्यूजन कहलाएगी। यानी जरूरी है कि सब्सटेंस की मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की स्टेट हो। अगर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस, हर सब्सटेंस का अपना अपना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर सब्सटेंस का वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ। जब तक कोई ख़ास सब्सटेंस, जब तक कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस अपने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होगी, लैटेंट हीट पड़ी नहीं जाएगी। उस वक्त हम हीट देके उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो स्पेसिफिक हीट होगी। तो टेम्परेचर चेंज, हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़ रहे थे, टेम्परेचर चेंज की बात है, तो वो लैटेंट हीट यानी हीट कैपेसिटी की टर्म्स थी वो। अब हम स्टेट चेंज की बातें पढ़ेंगे तो वो लैटेंट हीट की टर्म्स होंगी। यानी स्टेट चेंज क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड, तो वो क्या होगी? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्टेट चेंज होगा लिक्विड से गैस, तो उसको हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके बाद वाला टॉपिक है। और हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आइस और वाटर की एग्जाम्पल आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 kg आइस की HF कांस्टेंट बता दी है। वैसे जितने भी कांस्टेंट हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, एग्जाम में सब गिवन होते हैं, आपने उन कांस्टेंट को सिर्फ यूज़ करना होता है। बहरहाल, जैसे हम बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टेट चेंज के टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट वगैरह, उसमें हमने Cp - Cv = R तक की डेरिवेशन की। अब हम हीट की एक और टर्म्स पढ़ रहे हैं, हीट की एक नई टर्मिनोलॉजी डिस्कस हो रही है जो स्टेट के चेंज से रिलेटेड है, जिसमें बातें स्टेट के चेंज से मुतल्लिक की जा रही हैं, तो वो लैटेंट हीट की टर्म्स होती हैं। और स्टेट का चेंज हम जानते हैं, एक सॉलिड से लिक्विड पढ़ेंगे और लिक्विड से गैस पढ़ेंगे। तो सॉलिड से अगर लिक्विड स्टेट चेंज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने देखा, तो वो लैटेंट हीट कौन सी होगी? फ्यूजन होगी। और ज़रूरी है कि सब्सटेंस किस पर हो? अपने मेल्टिंग या अगर नहीं है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पे, तो मादरत के साथ लैटेंट हीट नहीं हो सकती उस वक्त, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसको लेकर जाएंगे उसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट तक। और टेम्परेचर बढ़ाने की जब बात हो रही है तो टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है, तो वो स्पेसिफिक हीट हो गई। और जब टेम्परेचर बढ़कर इतना हो जाए कि सब्सटेंस अपना मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर ले, तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के बाद फिर जब सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है तो फिर उससे अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, अपने टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं ला सकता, अपने स्टेट में चेंज लाएगा। उसको इतना मौका मिल जाएगा कि वो अपनी स्टेट चेंज कर ले, इतनी एनर्जी उसके पास आ जाएगी, तो उसको हम लैटेंट हीट कहते हैं। तो लैटेंट हीट जैसे हमने एक क्या पढ़ी? फ्यूजन। अब उसके बाद हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ेंगे। इसको कॉपी करें, लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन बताता हूँ आप लोगों को फिर। ओके स्टूडेंट, अब जैसे हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को स्टडी किया, जिसका ताल्लुक सॉलिड से लिक्विड के चेंज ऑफ स्टेट पर है एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। इसी तरह से अब हम बात करने जा रहे हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन की। जैसे मेरे पास एक इस तरह बीकर में कुछ क्वांटिटी में वाटर मौजूद है, और थर्मोमीटर जब मैं इसके साथ इस तरह से कैलिबर कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो रीडिंग मार्क हो रही है थर्मोमीटर में, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क हो रही है। यानी इसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कहाँ तक किया हुआ है? इसके बॉइलिंग पॉइंट तक। और मुस्तकिल हीट यहाँ से दी जा रही है, कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ हीट है यहाँ से, डेल्टा Q
अपनी हीट सप्लाई कर रहे हैं। और पहले जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो स्पेसिफिक, लेकिन टेम्परेचर बढ़ के अब कहाँ तक पहुँच चुका है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हीट का सप्लाई जारी है। क्या होगा, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल समझ में आने वाली इंतहाई आसान सी बातें की जा रही हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता पानी की क्वांटिटी यहाँ से क्या होती जाएगी, कम। मैटर जो मटेरियल है लिक्विड का वो गैसेस में स्टेट में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम मुस्तकिल तौर पे यहाँ से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। कब दे रहे हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट में आने के बाद दे रहे हैं। तो कोई सब्सटेंस अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से, कोई दूसरा सब्सटेंस हो सकता है, हर पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सबका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, बात समझ में आ रही होगी आप। हर सब्सटेंस का अपना पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हर सब्सटेंस का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, कोई भी लिक्विड अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर और उसको हीट दे रहे हैं, तो उसके क्या बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स, यानी उसका स्टेट लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो वो हीट हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होगी डेफिनेशन, जैसे हमने यहाँ पे लिखी है, द क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड, बिल्कुल वही डेफिनेशन कॉपी कर लेंगे। द क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, the quantity of heat which is required to change the state of substance change the state of substance। हाँ भाई, change the state of substance, जैसे from solid into liquid लिखा है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, from liquid into gas। कहाँ पे, एट देयर मेल्टिंग पॉइंट लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं करना आपने। बॉइलिंग पॉइंट पे होंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं बनेगा, विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे एक वाटर पहुंच चुका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया, हीट दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई लिक्विड से वेपर्स में जा ही रहा नहीं है। जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे आप तो टेम्परेचर तो डिक्रीज हो जाएगा इसका। तो विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट पर ही रहें और हीट दें, स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड latent heat of vaporization, yes, called heat of vaporization, heat of vaporization। it is denoted by HV। ये नोटेशन होगी हीट ऑफ वेपराइजेशन। और कैलकुलेशन अगर फॉर्मूले के लिहाज से करना चाहें हीट ऑफ वेपराइजेशन की, अमाउंट ऑफ हीट की, तो अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू, मास को मल्टीप्लाई करेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट से, जो हर मटेरियल का अपना एक्स होता है। कैसे कैलकुलेट होगा हीट ऑफ वेपराइजेशन, 1 kg मटेरियल लेंगे आप और 1 kg मटेरियल को इतनी हीट देंगे कि वो कंप्लीटली सॉलिड से किस में चला जाए, लिक्विड में, तो वो हीट उसकी क्या बन जाएगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट बन जाएगी। जब आप सब्सटेंस का हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट मालूम कर लें, साइंटिस्ट ने सबका निकाल के दिया हुआ तमाम लिक्विड्स का, तो फिर जितनी भी क्वांटिटी में आप लिक्विड लेते हैं उस मास को हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई की जा रही हो, कैलकुलेट हो जाता है। तो ये अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अगर हम लैटेंट हीट की बात कर रहे हैं। और ऐसा यूनिट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जूल्स पर केजी सबकी होती है, ऐसा यूनिट नहीं। मैं यहाँ पे ज़रा 1 kg वाटर की ऐसी वैल्यू बताने जा रहा हूँ कि अगर 1 kg वाटर आपके पास है तो उसकी फिक्स वैल्यू क्या होती है। फॉर 1 किलोग्राम वाटर हीट ऑफ वेपराइजेशन वैल्यू, 1 किलोग्राम पानी 2.26 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स पर केजी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड करता है। यहाँ पावर 5 है।
अगर 1 किलोग्राम वाटर है तो 1 किलोग्राम वाटर की HE वैल्यू 2.26 एक्सपोनेंशियल 6 जूल पर kg होती है। तो ये बेटा आपके पास हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट वैल्यू है वाटर की। तो हम आज की क्लास में हीट की एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं जो स्टेट के चेंज से रिलेटेड है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम हीट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे वो टेम्परेचर के चेंज से रिलेटेड थी। तो अब अगर टेम्परेचर का चेंज कहीं पे हो, टेम्परेचर का चेंज कहीं पे डिस्कस हो रहा हो, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, और वहाँ आपने डेल्टा क्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, तो वहाँ पे CM डेल्टा डी फॉर्मूला लगा देंगे। और जहाँ पे आपको क्या न्यूमेरिकल मैथ समझ में आ रहा होगा या न्यूमेरिकल पढ़ के आपको बताया जा रहा होगा कि स्टेट का चेंज बताइए, तो वहाँ पे डेल्टा क्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए MHF या MHV फॉर्मूला लगा देंगे। स्टेट चेंज वहाँ पे जैसी होगी, सॉलिड से लिक्विड है MHF और लिक्विड से वेपर से तो MHV लगा देंगे। तो एक न्यूमेरिकल आज की क्लास में आप लोगों को बताता हूँ, इसके बाद वाले लेक्चर में उसी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे ताकि जो है वो आपको आगे जो मैं स्पेसिफिक और लैटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूँ उसके लिए अच्छा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन आप लोगों को भी बता दें तो, क्योंकि हम इसके बाद जो है वो स्पेसिफिक और लैटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्पेसिफिक और लैटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स के लिए जहन में क्या कॉन्सेप्ट रहना है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए डेल्टा क्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट स्पेसिफिक कैलकुलेट होगी, और अगर स्टेट के चेंज की बात हो रही है तो वहाँ पे हम लैटेंट हीट का डेल्टा क्यू MHF या MHV रख के निकालेंगे। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, जल्दी से ये डेफिनेशन आप लोग लिख लें, फिर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को अपनी तरफ से कराता हूँ बुक के। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब एक न्यूमेरिकल आपके सामने जो लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने में आपकी मदद देगा, यानी अच्छी तरह से बात समझ में जिसकी आ गई होगी, न्यूमेरिकल में अंडरस्टैंड कर रहा होगा वो सिचुएशन को। कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपराइज 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 2.5 kg वाटर है आपके पास, आपने इस पूरे पानी को वेपराइज कर देना है, उबाल के खुश्क कर देना है, पूरा वेपराइज कर देना है। उसके लिए कितनी हीट देंगे आप, है कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जबकि 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपने अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है, कितनी हीट आप देंगे। तो भाई समझ तो आ रहा होगा ना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपराइज थोड़ी ना होगा, पहले हमें इसको 30 से कहाँ तक गर्म करना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी T1 अगर 30 है तो मुझे T2 कितना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा T 100 माइनस बाई 30 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा फिर ये क्या होगा, वेपराइज होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस भी चाहिए और स्टेट चेंज भी चाहिए। तो अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कैसे होगी, हमें दो हीट्स कैलकुलेट करनी होंगी। सॉल्यूशन पे आएंगे और अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है आपने, अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू निकालनी है ना आपने। तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए आपको दो हीट निकालनी होगी, एक स्पेसिफिक हीट और एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा क्यू लैटेंट हीट ऐसे लिख देते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो हीट आपने ऐड कैलकुलेट करनी होगी, दोनों के लिए कांस्टेंट चाहिए होंगे। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाकर स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट जो होता है स्मॉल सी वाटर का 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और वेपराइजेशन की हीट कांस्टेंट जो भी मैंने आप लोगों को बताई 2.26 एक्सपोनेंशियल 6 जूल पर kg, ये दो कांस्टेंट्स यूज होंगे। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये पूरा ही डाटा आ गया, अगर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी सॉल्यूशन दिखा भी दूंगा आपको, ताकि आप उसमें अपने आंसर को चेक कर लें कि आपने क्या दिमाग यूज़ किया था। वैसे तो मैंने तकरीबन ही हिंट्स दे दी, मुझे ये भी नहीं लिखना चाहिए था, मैंने तकरीबन ही हिंट्स दे दी तमाम स्टूडेंट्स के लिए। कुछ बच्चों को तो बात फ़ौरन समझ आ गई होगी कि क्या चक्कर करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि टेम्परेचर 30 है तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर बढ़ा के 100 तक लाना होगा, यानी इतना डिफरेंस चाहिए। मैंने कहा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं, तो एक हीट वो कैलकुलेट होगी। जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा फिर मज़ीद हीट देंगे। अब इसको पूरा आपने
वेपराइज करना है, खुश्क करना है पानी को, वेपराइज कर देना है, यानी पूरा का पूरा लिक्विड से वेपर्स में चला जाए। तो अब जो हीट और में ऐड करनी होगी वो हीट ऑफ वेपराइजेशन, डायरेक्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। तो दो हीट्स को हम दोनों के डेल्टा क्यू कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं, दोनों को हम ऐड अप करके क्या निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट भी लिख दिया है। नेक्स्ट लेक्चर यानी इसके बाद वाला लेक्चर होगा 20, उसमें इसका सॉल्यूशन मौजूद होगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा कि आपने जो दिमाग यूज़ किया वो क्या चल रहा है। तो लैटेंट हीट और हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट, इन दोनों के न्यूमेरिकल जब हमने करने हैं बुक में और पास पेपर्स में, तो पास पेपर्स के अंदर आपके पास लैटेंट हीट और स्पेसिफिक दोनों के ही क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में अगली क्लास के अंदर आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, जो मैं बताऊंगा उस तरह से बिल्कुल आपने फॉलो करना है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों हीट की टर्मिनोलॉजीज का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट के क्या मायने होते हैं, क्या मतलब है, क्या स्पेसिफिक हीट बता रही है आपको, और लैटेंट हीट के क्या मायने और मतलब निकल रहे हैं, वो क्या समझा रही है आपको। तो आई होप कि मैंने दोनों को ही कई दफ़ा लेक्चर के अंदर यूज़ किए, अपनी ये वर्डिंग से अपनी बात कई दफ़ा बताया क्या, ताकि आपके अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए कि लैटेंट हीट में और स्पेसिफिक हीट में क्या डिफरेंस है और दोनों के फॉर्मूले में क्या फ़र्क आता है। उसी लिहाज से अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाते हैं न्यूमेरिकल में, और उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने यहाँ करवाया भी, ताकि और अच्छा हो जाए कॉन्सेप्ट आपका। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 20 में इसकी सॉल्यूशन मौजूद होगी, मैं आगे कंप्लीट करूंगा, तो हम मैच भी कर लेंगे। यहाँ तक छोड़ रहा हूँ ताकि खुद से करके देखें, आप अपने आप को चेक करें कि हमें क्या बात जो है वो समझ में आई है लैटेंट और स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके आंसर को टैली कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। जो इसके बाद वाला लेक्चर है वो हमारा हीट का लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम लेक्चर 21 के अंदर इंशाल्लाह थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, या थर्मोडायनेमिक्स की जो इंट्रोडक्शन है वो दे करके फिर नेक्स्ट हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है। हीट की टर्म कल के लेक्चर में कंप्लीट होगी, आज का लेक्चर, इसके बाद वाला जो लेक्चर उसमें हीट कंप्लीट होगा। फिर एक बड़ा अहम सेक्शन इस चैप्टर का थर्मोडायनेमिक्स का है, तो फिर हम जल्दी जल्दी थर्मोडायनेमिक्स को रैप अप करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर 11 जो आपकी बुक में से हीट के नाम से, ये चैप्टर 11 आपकी कंप्लीट होगी। काफ़ी लंबा चैप्टर होता है ये, एक दो ही चैप्टर सेकंड ईयर के इतने लेंदी हैं, एक 11 एक 14, बाकी चैप्टर इसके नॉर्मल साइज के हैं, तो इनमें टाइम लगता है। बाकी चैप्टर छोटे हैं, तो उस लिहाज से कोर्स डिज़ाइन हुआ है कि कुछ चैप्टर बड़े और कुछ चैप्टर छोटे करके। तो ये आपका जो है वो न्यूमेरिकल, आई होप कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देख लेंगे कि क्या आपने सॉल्यूशन किया, उसमें क्या आपको बातें समझ में आई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। असाइनमेंट और बुक अपने पास रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट और बुक से न्यूमेरिकल आप लोगों को बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।